वेलकम बैक डियर ऑल। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एनएमआर शुरू किया था, उसका मैंने आपको बेसिक्स समझाया था। आज हम उसके अंदर आगे बढ़ते हैं और आज जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले आपको एनएमआर के अंदर ये समझना है इंपॉर्टेंस ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रा। तो एनएमआर स्पेक्ट्रा किस तरीके से दिखता है, यूवी का स्पेक्ट्रम आपने देखा हुआ है, आईआर के अंदर आपको पता है किस तरीके का स्पेक्ट्रम आता है, एनएमआर के अंदर कुछ ऐसा स्पेक्ट्रम दिखेगा। यहाँ पे आप देखो तो ये इंटेंसिटी वर्सेस केमिकल शिफ्ट, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया है। ये टीएमएस लिखा हुआ है, वो रेफरेंस है आपका। यहाँ पे आपको ये सब चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा क्या होता है टीएमएस और सब रेफरेंस कंपाउंड, केमिकल शिफ्ट। अभी हमें ये समझना है जो हमें पीक ऑब्जर्व होती है वो चीज समझनी है। तो एनएमआर स्पेक्ट्रम अगर आपके स्क्रीन आपके पास है तो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, सबको सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग, इसको इंटरप्रेटेड कैसे किया जाता है वो चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक पिक्स ड्रॉ की है, एनएमआर सिग्नल ड्रॉ किया है। और एनएमआर सिग्नल के अंदर हमें दो चीज काफी अच्छे से आइडेंटिफाई करनी होती है, अप फील्ड एंड डाउन फील्ड। मतलब एनएमआर सिग्नल आपको अप फील्ड में भी मिलता है और डाउन फील्ड में भी मिलता है। तो सबसे पहले आपको वो जानना जरूरी है कि जो एनएमआर पिक आपको रेफरेंस के नजदीक में, अगर मैं ऐसा बोलूं केमिकल शिफ्ट की कम वैल्यू पे मिलता है, ये 0 से शुरू हो रहा है, डेल्टा वैल्यू 10 तक जा रहा है। अगर मैं बोलूं 0 से नजदीक है तो मेरा जो भी पीक मिलेगा उसको बोलूंगा मैं अप फील्ड एनएमआर स्पेक्ट्रा। अगर वो 0 से जितना दूर जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे डाउन फील्ड एनएमआर स्पेक्ट्रा। यहाँ पे देखो दो आपको सिंगल पिक दिख रहे हैं और यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे 3 पिक ड्रॉ किए हुए हैं। इसका मतलब भी रहता है, यहाँ से हमें ये आइडेंटिफाई होता है स्प्लिटिंग ऑफ एनएमआर सिग्नल्स। मतलब कि ये ऐसे प्रोटॉन्स है जो स्प्लिट हुए, मतलब टूटे हुए हैं इस किसी और की वजह से। तो पूरे एनएमआर के ऊपर से आपको कितनी इंफॉर्मेशन मिलती है? 4। पहले तो नंबर ऑफ सिग्नल यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, टोटल 3 एनएमआर सिग्नल, जिसमें से एक जो है 3 सिग्नल के अंदर स्प्लिट हुआ है। सेकेंड, पोजीशन ऑफ एनएमआर सिग्नल, अप फील्ड डाउन फील्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे ए लिख रहा हूं वो, दिस पिक ए अप फील्ड के अंदर पिक मिल रहा है, एनएमआर के अंदर अप फील्ड के अंदर मिल रहा है। पिक बी जो है आपका वो डाउन फील्ड के अंदर आपको ऑब्जर्व हो रहा है। बट व्हाट अबाउट दिस पिक सी? तो पिक सी के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो सी पिक है वो ए की कंपेयर में डाउन फील्ड में है और बी की कंपेयर में अप फील्ड में है। तो मतलब ये मिडल, मतलब मॉडरेट एनएमआर सिग्नल है, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है डाउन फील्ड जितनी, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है अप फील्ड जितनी। तो हम इसको कंपैरिजन के पर्पज से देखते हैं। तो ए की कंपेयर में जाते तो वो डाउन फील्ड में, क्योंकि डेल्टा वैल्यू उसकी ज्यादा हो गई, और बी की कंपेयर में जाते तो उसकी डेल्टा वैल्यू कम हो गई, सो इट इज इन अप फील्ड। तो ये बात हुई पोजीशन ऑफ एनएमआर सिग्नल। थर्ड देखो, इंटेंसिटीज ऑफ एनएमआर सिग्नल। तो इंटेंसिटी के ऊपर से आपको ये पिक देखना जरूरी बनता है, पिक बी के अंदर, जिसको मैं यहाँ पे थोड़ा एनलार्ज करके ड्रॉ करता हूँ। तो ये देखना इंटेंसिटी का मतलब क्या रहता है। एनएमआर के अंदर जब आपका एनएमआर सिग्नल स्प्लिट होता है तो ये इंटेंसिटी हुई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो दोनों ये पिक है, फर्स्ट एंड लास्ट, दिस 2 पिक, दोनों की इंटेंसिटी सेम है, जबकि ये जो मिडल वन है उसकी इंटेंसिटी ऑलमोस्ट डबल है कंपेयर टू दिस 2 पिक्स, डबल इंटेंसिटी हुई। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो प्रोटॉन का बिहेवियर होगा वो आपका दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब 2 प्रोटॉन रहेंगे, लास्ट लेक्चर में समझाया था, अगर 2 प्रोटॉन रहते हैं तो ऐसे रहेंगे, अप साइड एंड डाउन साइड, और साथ ही साथ जो अप साइड हुआ वो डाउन साइड हो, डाउन साइड हुआ वो अप साइड। मतलब आपको कुछ ऐसा एनएमआर स्पेक्ट्रम के अंदर 2 प्रोटॉन की वजह से ऐसे पीक मिलते हैं। मतलब कि कहने का तात्पर्य इतना है कि दोनों प्रोटॉन जो है वो सेम इंटेंसिटी पे, सेम डेल्टा वैल्यू पे एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसी वजह से आपको इंटेंसिटी के ऊपर से भी आइडेंटिफाई होता है कितने टाइप्स के प्रोटॉन हो सकते हैं। एंड द लास्ट वन, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। तो ये जो मैंने आपको समझाया, दिस इज कॉल्ड एज अ स्प्लिटिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका H1 एनएमआर के अंदर। ये आपको अगर आता है तो आप एग्जाम्पल्स को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो अभी हम चारों के चारों, नंबर ऑफ सिग्नल, पोजीशन ऑफ एनएमआर सिग्नल्स, इंटेंसिटीज ऑफ एनएमआर सिग्नल एंड स्प्लिटिंग ऑफ एनएमआर सिग्नल, ये चारों के चारों को हम 1 बाय 1 समझेंगे, जिसके अंदर भी फर्दर आपको टाइप समझने आएंगे। तो अभी हम जाते हैं, फर्स्ट ये है अपना नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल्स। तो ये जो नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल है, आप यहाँ पे ध्यान देना। नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल मतलब कि आपको एनएमआर के अंदर
अलग अलग डेल्टा वैल्यूज के ऊपर एनएमआर पीक मिलते हैं, जो हमें दिखाता है दो चीजें हो सकती है, या तो वहां पे अलग टाइप्स के प्रोटॉन है, या तो कोई फंक्शनल ग्रुप की वजह से आपको एनएमआर सिग्नल मिल सकता है। तो अभी हम भूल जाते हैं फंक्शनल ग्रुप की बात, अभी हम समझते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो जैसे जैसे आपके प्रोटॉन्स चेंज होते जाएंगे, अभी तक आपने सोचा होगा प्रोटॉन्स कैसे चेंज होते हैं, वो तो सिर्फ रहता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे चेंज होगा, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन रहता है। बट ये चीज समझनी जरूरी है आपको कि प्रोटॉन्स का एनवायरमेंट जैसे चेंज होगा वैसे आपका पीक चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल के अंदर टोटल 4 टाइप है अलग अलग, जिसमें सबसे पहले हम फर्स्ट पढ़ेंगे इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का अगर मैं बहुत ही सिंपल वे में समझाऊं तो ऐसे प्रोटॉन्स जिनका एनवायरमेंट सेम है, मतलब ऐसे प्रोटॉन कि जिनका एनवायरमेंट, मतलब जो प्रोटॉन्स किसी कार्बन के साथ जुड़े, जैसे ये समझ लो आपका प्रोटॉन हुआ और ये आपका कार्बन हुआ, ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, अब दूसरा प्रोटॉन में ला रहा हूँ, ये प्रोटॉन हुआ, अब सपोज ये कार्बन हो गया दूसरा, तो यहाँ पे भी प्रोटॉन आ गया, तो मेरे ये दोनों कार्बन सेम हुए, तो मेरे ये दोनों प्रोटॉन भी सेम एनवायरमेंट वाले होंगे। तो ये चीज समझनी है आपको, सेम एनवायरमेंट मींस व्हाट। तो सेम एनवायरमेंट का मतलब ये रहता है, एग्जांपल से समझते हैं हम, मीथेन वाला एग्जांपल समझते हैं हम। सबसे पहले CH4, तो सिंपल है, 4 हाइड्रोजन है, एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के साथ जुड़े हुए। अगर मैं ये प्रोटॉन लेता हूँ तो किसके साथ जुड़ा है, कार्बन, दैट कार्बन इज आल्सो बॉन्डेड विद अ प्रोटॉन। और कार्बन सभी जगह से वो प्रोटॉन के साथ ही जुड़ा हुआ है, कहीं भी चेंज नहीं है। दूसरे हाइड्रोजन की बात करें हम ये, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये हाइड्रोजन भी कि ये कार्बन के साथ जुड़ा है, और ये कार्बन भी किसके साथ जुड़ा हुआ है, प्रोटॉन के साथ। फर्दर बाकी तीनों प्रोटॉन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सके ये जितने भी प्रोटॉन्स है वो सभी प्रोटॉन को अगर हम एक एक 1 बाय 1 इसको ध्यान में ले तो हमें पता चलता है कि जो कार्बन जुड़ा है वो दूसरे 3 प्रोटॉन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सभी प्रोटॉन सेम टाइप के होंगे। तो जब आपके पास सेम टाइप के प्रोटॉन्स होंगे तो वो सेम टाइप की मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज रेडियो फ्रीक्वेंसी को एब्सॉर्ब करेंगे, और सेम डेल्टा वैल्यू के ऊपर भी आपको वो एनएमआर स्पेक्ट्रम मिलेगा। मतलब 4 प्रोटॉन हुए तो 4 प्रोटॉन की वजह से हमें कितने एनएमआर सिग्नल मिलेंगे, एक ही। आपको 2 नहीं मिलेंगे, 3 नहीं मिलेंगे। यहाँ पे चारों के चारों प्रोटॉन का एनवायरमेंट सेम हुआ, इस वजह से यहाँ पे लिखा जाता है 4HA 1 एनएमआर सिग्नल। तो ये आपको मैंने समझाया। अब हम चेंज करते हैं, 2 कार्बन की बात करते हैं। ये हुआ C2H6 इथेन। तो यहाँ पे आप देखो मैंने 2 अलग अलग कलर से लिखा हुआ है, एक ब्लैक कलर से पूरा एक CH3 बना के रखा है, एक दूसरा ब्लू कलर का CH3 है। अब हम समझते हैं इस प्रोटॉन को, मैं स्क्वायर कर रहा हूं, उस प्रोटॉन के ऊपर ध्यान देना। वो प्रोटॉन किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ। फर्दर ये कार्बन दूसरे 2 प्रोटॉन के साथ भी जुड़ा हुआ है, उसकी तीसरी वैलेंसी है कार्बन के साथ, और वो जो कार्बन है अगेन CH3 है, मतलब तीनों प्रोटॉन ही है उसके पास। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो मेरा प्रोटॉन है, ये वाला, ये प्रोटॉन जो कार्बन के साथ जुड़ा है, मतलब मिथाइल कंटेनिंग प्रोटॉन, हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन, वो दूसरे ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा है जिसका फंक्शनल ग्रुप खुद मिथाइल ही है। मॉलिक्यूल चाहे आपके 2 कार्बन अलग हो गए, देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर पहले क्या आपने मीथेन में तो एक ही कार्बन था, अब 2 कार्बन है, दोनों कार्बन अलग हमें दिख रहे हैं अपेरेंटली। अब हम प्रोटॉन की बात करें तो यहाँ पे एक प्रोटॉन है जो दूसरे CH2 2 प्रोटॉन कंटेनिंग कार्बन के साथ जुड़ा है, और उसके साथ भी CH3 ही है। तो ये हुआ A टाइप, ये भी A टाइप और ये भी A टाइप, तीनों की तीनों प्रोटॉन एक ही कार्बन के साथ जुड़े हैं। अब हम बात करते हैं ब्लू कलर वाले कार्बन की। तो यहाँ पे आप देखो प्रोटॉन ये देता हूं मैं, तो अगर ये प्रोटॉन को ले रहा हूं तो सेम ऐसा ही डिस्कशन होगा। ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जिसके पास 2 प्रोटॉन है, और ये कार्बन दूसरे ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा है जिसके पास फर्दर 3 प्रोटॉन है। तो अल्टीमेटली कैसा स्ट्रक्चर है ये, CH3, मतलब ये प्रोटॉन भी आपके सेम ही हुए A टाइप के। टोटल कितने प्रोटॉन्स हुए, 6 प्रोटॉन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6HHA, और आपको कितने एनएमआर सिग्नल मिलेंगे, 1। यहाँ पे आपको 1 एनएमआर सिग्नल मिलेगा। तो इसको बोलते हैं हम सेम टाइप के प्रोटॉन। अभी यहाँ पे थर्ड एग्जांपल है, ये स्क्वायर पूरा, तो अभी मैंने इसे शेप के फॉर्म में ड्रॉ किया, तो आप इसको क्या फाइंड करोगे, दिस इज नथिंग, इट इज साइक्लोब्यूटेन। मतलब यहाँ पे सब जगह पे कार्बन और हाइड्रोजन आए, सो इट इज C2H8, हर एक कार्बन के दो प्रोटॉन। अब देखो
यहाँ पे 2 प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन की बात करें तो ये प्रोटॉन ऐसे कार्बन के साथ है जिसके पास भी CH2 है, CH2 कार्बन के पास भी CH2 है, हर जगह पे CH2 ही है। तो टोटल यहाँ पे हम ये कहेंगे 8 हाइड्रोजन 1 NMR सिग्नल। ये भी आपको एक ही NMR सिग्नल देंगे, प्रोटॉन चेंज नहीं हुआ। सेम ऐसा एग्जांपल है प्लस साइन, डॉक्टर वाली साइन। अब ये क्या हुआ आपका, ये कौन सा ग्रुप हो गया, कितने कार्बन हुए यहाँ पे, 5 कार्बन, CH3, टोटल 12 प्रोटॉन्स, 5 कार्बन, C5H12। अब इसके प्रोटॉन को आप कैलकुलेट करो, मैं आपको आंसर दे देता हूँ कितना होगा, आपको फाइंड करना है। अगर मैं आंसर दे दूंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। 12 के 12 प्रोटॉन सेम ही है, एक NMR सिग्नल। इन सब एग्जांपल के अंदर मैंने सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन की बात की। अब बीच में कोई दूसरा आइटम आ गया तो ये एग्जांपल देखो, एसिटॉन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। जैसा ये सब स्ट्रक्चर में तो सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन थे। अब इसको समझते हैं कि यहाँ पे जो प्रोटॉन है कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये कार्बन C डबल बॉन्ड O कार्बन के साथ जुड़ा है, तो एक मिथाइल ग्रुप अलग से हो गया। सामने देखे जाए तो दूसरा भी मिथाइल ग्रुप ही है जिसका भी सेम बिहेवियर है, प्रोटॉन है, C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा हुआ है। तो चाहे बीच में दूसरा फंक्शनल ग्रुप आ चुका है बट दोनों साइड उसकी सेम है। देखो हम ऐसा नहीं कह सकते यहाँ पे कि सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट होगा, हम ऐसा कभी नहीं स्टेटमेंट दे सकते कि आपके दोनों साइड मिरर इमेज जैसा होगा, नहीं, कभी नहीं बोल सकते ऐसा। दिस इज अ सिंपल डिफरेंट थिंग कि यहाँ पे तीनों के तीनों प्रोटॉन जो कार्बन के साथ जुड़े हैं वो कार्बन एक कीटोनिक ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, 6Ha 1 NMR सिग्नल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या समझा रहा हूँ। और इसी तरीके से अपने केमिस्ट्री का सबसे जाना पहचाना एग्जांपल बेंजीन C6H6। अब इसको आप सॉल्व करना खुद से और आइडेंटिफाई करना कि कितने प्रोटॉन्स आ सकते हैं इसके अंदर। तो ये बात थी, मैंने आपको पूरी की पूरी समझाई। फर्स्ट नंबर ऑफ सिग्नल्स के अंदर इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। अब हम बात करेंगे नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के बारे में। टाइप बी नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। आपको इक्विवेलेंट प्रोटॉन समझ में आ गया होगा तो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन भी समझ में आ जाएगा। ऐसे प्रोटॉन्स जिनका एनवायरनमेंट सेम नहीं होगा, मतलब हम कहेंगे यहाँ पे डिफरेंट एनवायरनमेंट। अब डिफरेंट एनवायरनमेंट होगा तो प्रोटॉन्स जो रहेंगे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को एब्जॉर्ब करेंगे और आपको डेल्टा वैल्यू केमिकल शिफ्ट के अंदर NMR की डेल्टा वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो यहां से आपको आइडेंटिफाई होगा कि आपका प्रोटॉन कैसा है। डिफरेंट टाइप्स के प्रोटॉन है, मैं बोलूं 4 टाइप के मेरे मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन्स है तो आपको 4 अलग अलग सिग्नल्स मिलेंगे सेम वैल्यू के ऊपर। जैसे प्रीवियस केस में क्या था, अगर आपकी इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है तो आपकी डेल्टा वैल्यू भी सेम आएगी और साथ ही साथ आपकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। बट यहाँ पे तो इंटेंसिटी सेम रहेगी। यहाँ पे क्या होगा, आपके प्रोटॉन का एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मैग्नेटिक फील्ड की भी चेंज होगी, रेडियो फ्रीक्वेंसी वैल्यू भी चेंज होगी, केमिकल शिफ्ट डेल्टा वैल्यू भी चेंज होगी। NMR सिग्नल आपको अलग अलग डेल्टा वैल्यू के ऊपर दिखेगा। तो इसका भी हम एग्जांपल समझते हैं। तो जैसा हमने अभी प्रीवियस केस में समझा था एग्जांपल इथेन का, अब मैं वही चीज लेता हूँ यहाँ पे CH3 CH2 Cl, दिस इज क्लोरोइथेन। अब प्रीवियस केस में क्या था, CH3 CH3 दोनों, तो दोनों कार्बन थे, उसके पास 3 प्रोटॉन थे। अब यहाँ पे आप देखो तो क्या पता चलेगा यहाँ पे कि ये एक मिथाइल ग्रुप है और एक CH2 ग्रुप है। तो ये जो 3 प्रोटॉन हुए इसको हम ऐसे लिखे हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। तो ये जो 3 प्रोटॉन हुए वो किसके साथ जुड़े हैं, मिथिलीन ग्रुप CH2 के साथ। तो ये एक अलग टाइप के हो जाएंगे, मतलब 3Ha हो गए। अब हम देखते हैं CH2 को, क्या ये CH2 सेम टाइप के प्रोटॉन्स है। मतलब पहले तो ये देखो, ये CH3 है और ये CH2 है। अगर आप ऐसा बोलोगे सर ये तो अल्केन हुआ ना, सिंपल नहीं, 3 प्रोटॉन्स है यहाँ पे। जो कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा है उसके पास 2 ही प्रोटॉन है और दूसरा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ चुका है। तब इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इफेक्ट होगी वो डायरेक्टली इसको अफेक्ट करेगी। तो इसलिए इनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो प्रोटॉन है CH2 वाले उनकी चेंज हो जाएगी। तो ये हो गए आपके B।
तो इस मॉलिक्यूल के अंदर आपको कैसे एनएमआर स्पेक्ट्रम मिलेंगे? 3HA से 1 एनएमआर सिग्नल एंड 2HB से भी 1 एनएमआर सिग्नल, टोटल 2 एनएमआर सिग्नल, दो टाइप, 3HA 2HB। समझ में आ गया होगा। अभी दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। अभी मैं सिंपल नॉर्मल अल्केन चेन लेता हूं। अब देखना CH3 CH2 CH2 CH3 नॉर्मल ब्यूटेन। प्रीवियस केस में हमने ऐसे ड्रॉ किया था साइक्लोब्यूटेन, उसमें सभी CH2 थे। अब इस केस में दो मिथाइल ग्रुप आप देखो, अभी टर्मिनल वाले देख रहे हैं, मतलब कि ये वाले फर्स्ट कार्बन एंड फोर्थ कार्बन CH3 CH3 है, दोनों CH3 मिथिलीन ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों प्रोटॉन अलग हो गए, दोनों कार्बन भी अलग हो गए। तो यहाँ पे हुए ये ए टाइप के कार्बन, ये टाइप के कार्बन, मतलब ए टाइप के प्रोटॉन कितने हुए? 6HA 1 एनएमआर सिग्नल। ये दो प्रोटॉन हुए। अब देखो CH2 किसके साथ जुड़ा है? CH3 के साथ। कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि नॉन इक्विवेलेंट है? अब ये सेंटर CH2 ग्रुप को हम देखते हैं तो ये CH3 के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि यही इसी के लेफ्ट राइट साइड पे जाए तो ये CH2 के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो CH2 हो गया, लेकिन देखो यहाँ पे ये CH2 किसके साथ जुड़ा हुआ है? मिथाइल के साथ। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो एक मिथिलीन ग्रुप जो है वो एक साइड मिथाइल के साथ है और एक साइड मिथिलीन ग्रुप के साथ है, CH3 ग्रुप CH2 ग्रुप के साथ है। अब दूसरे मतलब ये थर्ड नंबर के कार्बन को भी देखें हम तो हमें ऐसा ही लगेगा कि इसका जो बिहेवियर है वो 2 नंबर के कार्बन के जैसा ही है। यहाँ पे देखें तो फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन का बिहेवियर से दोनों CH2 के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि 2 एंड 3 में क्या है? एक साइड मिथिलीन ग्रुप है CH2 ग्रुप, एक साइड मिथाइल ग्रुप है। तो ये दोनों हुए बी टाइप के। तो टोटल 4HB आपको मिलेंगे 1 एनएमआर सिग्नल। इतना समझ में आ गया आपको? एक मैंने यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के साथ दिखाया, दूसरा मैंने इसे सिंपल से कार्बन चेन वाला सिखाया। अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा टफ वाला। जो प्रीवियस केस में मैंने आपको होमवर्क में दिया बेंजीन वाला, अब इसी के अंदर हम चेंज कर लेते हैं। दिस इज आयोडोबेंजीन। अब आयोडोबेंजीन को आप देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगी इसकी C6H5। कितने एनएमआर सिग्नल आएंगे? शायद आप बोलोगे सर 2 ही। नहीं, यहाँ पे अगर हम देखें इसको किस तरीके से लिखना है, जब ये एरोमेटिक रिंग की बात आती है तो खास तौर पे आपको ध्यान में रखना पड़ता है इसको इस फॉर्म में कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म में लिखो तो आपको पता चले कैसे समझना है। अब मैंने यहाँ पे सभी पोजीशन के ऊपर ऑर्थो मेटा एंड पैरा सभी के ऊपर हाइड्रोजन लिख दिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सबसे पहले मैं कार्बन नंबर कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6। ये कार्बन नंबरिंग जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग मैंने लिखी हुई है, ये सही नहीं है। वैसे हम एक ही साइड से शुरू होगी 1 2 3 4 ऐसे समझने के लिए मैंने रखा हुआ है। तो अब पहले कार्बन 1 को ले तो यहाँ पे प्रोटॉन नहीं है तो इसको भूल जाए। अब कार्बन 2 की बात करते हैं। कार्बन 2 का आप देखो अच्छे से तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा, एक साइड CH ग्रुप है, दूसरी साइड CI ग्रुप है। ये देखना है, ये जो CH ग्रुप है उसकी एक साइड कौन सा ग्रुप आया है? CH, जबकि उसकी ये साइड पे दूसरी साइड ऑपोजिट साइड पे कौन सा है? CI ग्रुप। सेम कार्बन 3 को देखो अभी आप तो आपको लगेगा CH2 जैसे सेकंड कार्बन के जैसा ही है। मैंने इसलिए यहाँ पे दोनों नंबरिंग साथ साथ की है ताकि आपको पता चले यहाँ पे सेम बिहेवियर फॉलो हो रहा है। तो कार्बन 2 जैसे बिहेव करेगा वैसे ही कार्बन 3 है, तो कार्बन 3 आपको वैसे ही फॉलो करेगा। उसकी एक साइड पे CI है और उसकी दूसरी साइड पे CH ग्रुप है। तो यहाँ पे दोनों सेम टाइप के हुए AA। तो कार्बन 2 एंड कार्बन 3 के प्रोटॉन्स A टाइप्स के हुए। अब हम बात करते हैं कार्बन नंबर 4 की। तो कार्बन नंबर 4 का आप देखो CH ग्रुप, उसकी एक साइड क्या है? CH, अभी वो जुड़ा है CI के साथ। यहाँ पे उसकी दूसरी साइड क्या है? CH ग्रुप। अभी हम कार्बन 5 को देखेंगे सामने उसके साथ, तो ये CH ग्रुप है, उसकी यहाँ पे क्या है? CH CI, और एक साइड क्या है? CH ग्रुप। अगर आप सोचोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सर 2 प्रोटॉन A टाइप्स के और 3 प्रोटॉन्स B टाइप्स के हैं। आपका आंसर ये आएगा 4 5 6 को आप एक साथ
दोनों तीनों के तीनों प्रोटॉन सेम टाइप के लिख दोगे, गलत है आपका आंसर। क्यों? 6 नंबर के कार्बन को देखो, अब यहाँ पे आप सिमेट्री पढ़े हो, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जैसा हो जाएगा। उसकी एक लेफ्ट साइड पे देखेंगे हम तो CH राइट साइड पे देखेंगे हम CH तो ये कार्बन ऐसा सेंटर में बैठा हुआ है कि उसकी दोनों साइड पे CH2 C2H2 और Ci ग्रुप है। तो ये इसका प्रोटॉन यहाँ पे अलग फील्ड पे एब्जॉर्ब होगा। जबकि 4 5 को देखोगे आप तो आपको पता चलेगा उसकी लेफ्ट साइड पे क्या है 4 CH एंड Ci, उसकी राइट साइड पे क्या है ओनली CH। अब ये देखो, अगर आपने ऐसे देखा हो तो यहाँ पे आप बोलते सर 2H है 3H की 2 NMR सिग्नल। अब इस तरीके से देखो तो पता चले यहाँ पे CH और यहाँ पे सिर्फ बचा ओनली CH, तो ये प्रोटॉन अलग हुआ। तो इस वजह से आपको यहाँ पे 2 B मिलेंगे और एक C मिलेगा। सो व्हाट इज द अल्टीमेट आंसर? दैट इज 2HA 2HB 1HC। टोटल आपको 3 NMR सिग्नल्स मिलेंगे। अब ये आयोडीन यहाँ पे हो तो भी समझ में, यहाँ पे हो तो भी समझ में, यहाँ पे हो तो भी समझ में, आपको टोटल 3 NMR सिग्नल मिलेंगे। मोनो सब्स्टिट्यूशन हमने समझा है। अगर इसकी जगह मैं यहाँ पे डाई सब्स्टिट्यूशन कर दूं तो क्या होगा? व्हाट विल बी योर आंसर? क्या चारों के चारों प्रोटॉन सेम टाइप के होंगे या नहीं होंगे? चारों के चारों प्रोटॉन डिफरेंट टाइप्स के होंगे या नहीं होंगे? ये आपको पता करना है कि क्या दोनों कार्बन, अगर मैं ऐसा लिखता हूं 1,4 डाइआयोडो बेंजीन वाला स्ट्रक्चर है ये C4 C6 H4 I2, तो क्या ये दोनों प्रोटॉन की एब्जॉर्प्शन वैल्यू क्या ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे या नॉन इक्विवेलेंट? ये आपका होमवर्क जैसा रहेगा। तो यहाँ पे हमने ये आपको समझा दिया है नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, और आपको समझ में आ गया होगा होपफुली कि नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स को किस तरीके से काउंट किया जाता है। नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन जितने भी मिलते जाएंगे आपको उतने अलग अलग NMR स्पेक्ट्रम मिलेंगे। अब हम सेकेंड लास्ट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स की बात करते हैं जो बेसिकली स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर यूज होता है। फर्स्ट एनान्सोटॉपिक प्रोटॉन्स। और साथ में चलेंगे हम ये डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज एनान्सोमर एंड व्हाट इज डाइस्टीरियोमर्स। एनान्सोमर्स वो रहते हैं जिनकी मिरर इमेज हमें मिलती है। डायस्टीरियोमर्स के अंदर हमें मिरर इमेज फाउंड नहीं होती है। सुपर इम्पोजिबिलिटी का भी डिफरेंस रहता है। तो इसके अंदर करना क्या है, आपको इमेजिंग करना है। मतलब आप लिख के भी कर सकते हो और साथ ही साथ आपको इमेजिंग भी करना है। जब आपको अलग अलग टाइप्स के प्रोटॉन मिलते हैं तो आपको फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन जुड़ा है उसके पास वाला जो प्रोटॉन है उसको आपको किसी एक इमेजिनरी ग्रुप के साथ रिप्लेस करना है। और आपको ऐसे कितने स्ट्रक्चर मिल रहे हैं और आपको वो देखना है कि क्या मेरा इमेज मिरर इमेज है, सुपर इम्पोजेबल है। अगर आपका आंसर यस होता है तो वो सब आएंगे एनान्सोटॉपिक प्रोटॉन, और ऐसे जितने भी प्रोटॉन होंगे वो सब सेम टाइप के हो जाएंगे। आपको एक ही NMR सिग्नल मिलेगा। जबकि डाइस्टीरियोमर के अंदर अगर आपको मिरर इमेज नहीं मिल रही है, अलग अलग स्ट्रक्चर मिला, तो आपका हो जाएगा ये डाइस्टीरियोमेरिक प्रोटॉन। और ऐसे आपको अगर 2 प्रोटॉन मिलते हैं एक ही कार्बन के ऊपर तो उसका अलग अलग सिग्नल मिलेगा। अभी हम एग्जांपल के साथ समझते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री, अरेंजमेंट इन द स्पेस, मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट खास इसके ऊपर इंपॉर्टेंट रहता है। अब ये समझते हैं हम CH3 CH2 Cl। इस स्ट्रक्चर को मैं इस तरीके से लिखता हूं CH3 CH2। मैंने बोला ना अभी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री है ये, अरेंजमेंट ऑफ योर एटम्स इन द स्पेस। अब ये दोनों CH2 हो गए। अब फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपका? ये कार्बन, उसके साथ कौन से प्रोटॉन जुड़े हुए हैं? ये दोनों। मैंने क्या बोला था, हम किसी इमेजिनरी ग्रुप के साथ इसको रिप्लेस करेंगे। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूं बाय ग्रुप Z के साथ मैं रिप्लेस करता हूं, तो 1 बाय 1 हम इसको रिप्लेस करते हैं तो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा CH3 C H Cl। अब समझ लो मैंने यहाँ पे Z लिख दिया। दूसरा स्ट्रक्चर मेरा क्या आएगा? दूसरा है ये H रिप्लेस हुआ, नंबर देते हैं 1 and 2। हाइड्रोजन 2 रिप्लेस हो गया बाय Z। अभी हाइड्रोजन 1 को रिप्लेस करते हैं बाय Z।
अब यहाँ पे आप क्या करो, प्लेन रखो, आपका मिरर रख दो यहाँ पे मैंने मिरर रख दिया। सो नाउ यू कैन सी हियर, ये मिरर इमेज हो गई। तो ये जो दोनों प्रोटॉन हुए वो नॉन इक्विवेलेंट तो है बट दोनों सेम प्रोटॉन ही है, इसलिए हमें जो नॉन इक्विवेलेंट के तरीके से काउंट करते थे 3Ha 2Hb आपको मिलेंगे टोटल 2 NMR सिग्नल। तो सही है, these are the anisotropic protons, these two are anisotropic protons। समझ में आ गया किसको बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक। अब हम डायस्टेरियोमेरिक की बात करते हैं। डायस्टेरियोमेरिक प्रोटॉन जब मिलेंगे आपको तो आपका स्टीरियो आइसोमर्स मिलते हैं। कौन से? ट्रांस एंड सिस, ऐसा फॉर्मुलेशन हो जाएगा। अभी हम उसका एग्जांपल समझते हैं। डायस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन को समझना है तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH Cl CH2 ऐसा एग्जांपल हम लेते हैं। अब किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है वो देखो आप। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन Cl CH3 H H CH3 C, अच्छा सॉरी गलती हो गई, CH3 C Cl डबल बॉन्ड CH2। ये आपका मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट हुई अभी। अब प्रोटॉन कौन से? ये CH3 प्रोटॉन, ये तो अलग हो गया पूरा। इस कार्बन के साथ CH3 तो ये पूरा अलग है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पे देखो CH2 है। अब ये दोनों प्रोटॉन को हम रिप्लेस करेंगे बाय इमेजिनरी ग्रुप। तो इसका मैं नंबर दे देता हूँ 1 और 2। उससे पहले अब ये आप आइडेंटिफाई करो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन की तरह कि कितने कार्बन आपको मिलेंगे, कितने प्रोटॉन मिलेंगे? 3Ha 2Hb। आपका आंसर क्या होगा? 3Ha 2Hb 2 NMR सिग्नल्स, करेक्ट। अब ये आंसर डायस्टेरियोटॉपिक के अंदर गलत हो जाएगा। किस तरीके से गलत होगा अब ये समझना है। इसको हम रिप्लेस करते हैं बाय ग्रुप Z। 1 और 2 को अगर हम रिप्लेस करते हैं तो आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलेगा। रिप्लेसमेंट में अगर आप Z है तो शायद CH3 भी ले सकते हो, Cl भी ले सकते हो। समझ लेना हमने CH3 ले लिया है। C डबल बॉन्ड C CH3 Cl H। हाइड्रोजन 2 रिप्लेस हुआ पहले बाय ग्रुप Z। अब हाइड्रोजन 1 को रिप्लेस करेंगे हम बाय ग्रुप Z। अब हम बीच में मिरर रख देते हैं। यहाँ पे मैं मिरर ड्रॉ करूं तो आपको पता चलेगा ये क्या ये मिरर इमेज है? नहीं है, सुपर इम्पोज तो होंगे भी नहीं बाद में। तो यहाँ पे आप देखो मिरर इमेज नहीं है, तो अपेरेंटली जो हमें लगता था दोनों प्रोटॉन सेम टाइप्स के हैं, बट स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर स्पेस के अंदर ऐसी अरेंजमेंट हुई कि ये दोनों अपना अलग अलग NMR सिग्नल दिखाएंगे। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हम लास्ट थियरी पढ़ेंगे दैट इज लॉन्ग रेंज कपलिंग इन NMR स्पेक्ट्रम, वहां पे अप्लाई होगी ये। तो ये हुआ डबल बॉन्ड की वजह से। अब देखो सपोज ये CH3 ग्रुप होता, इफ योर Z इज CH3 ग्रुप, तो ये कौन सा आइसोमर होता? ट्रांस। ये कौन सा हो जाता? सिस। तो मैंने इसीलिए आपको ये पहले बोला कि जब डायस्टेरियोमेरिक प्रोटॉन्स आएंगे तो आपका जो ये आइसोमेरिज्म होगा वो या तो सिस होगा या तो ट्रांस, क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों अलग अलग टाइप्स के प्रोटॉन्स मिल रहे हैं। तो अभी अपना आंसर क्या आएगा? CH3A टाइप 3Ha H1, मतलब ये एक B टाइप का हुआ और ये एक C टाइप का हुआ। तो 1HB एंड 1HC टोटल होके आपको मिलेंगे 3 NMR सिग्नल्स। आपके सिलेबस के अंदर बेसिकली आपको ये समझना है इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के बारे में ज्यादा समझना है। एग्जांपल्स के अंदर इतना डायस्टेरियोमेरिक प्रोटॉन और उसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा और आपको उतना एक्सप्लोर भी नहीं होगा ये कंसेप्ट। बट हाँ, आगे जाके जब हम लॉन्ग रेंज कपलिंग चलाते हैं तो आपको ये डायस्टेरियोमेरिज्म वाला मैं उस टाइम पे भी वहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा। तो आपको समझ जाना पड़ेगा
किस तरीके से लॉन्ग रेंज कपलिंग, जिसको मैं पर्सनली ऐसा बोलता हूँ भारत दूरसंचार निगम, कि वहाँ दूर से बैठा बैठा प्रोटॉन भी वहाँ पे स्प्लिट करता है। सो आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।